हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का भूगोल चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में क्या है, मानव संसाधन। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट वीवीआई चैप्टर पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन के बारे में। आखिर मानव संसाधन क्या है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग मतलब जो भी एमसीक्यू है एमसीक्यू आज करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू चूँकि टर्म 2 में क्या आने वाला है, तो एमसीक्यू आने वाला है क्लास 8 का। तो क्लास 8 का जो टर्म 2 की हम बात करें तो टर्म 1 में भी क्या था, एमसीक्यू ही था, और टर्म 2 में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहने वाला है, ये कन्फर्म है। अब बात में जब टर्म 2 में भी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है तो हमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे तरीके से बिल्कुल कर लेनी है। तो मैं आप लोगों के लिए क्या किया हूँ कि ये चैप्टर वाइज कंप्लीट मतलब जो है सो अपने खुद हैंड रिटेन नोट्स बना करके, एमसीक्यू बना करके, और आप लोग के सामने में ये मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। अब मैं बात करूं कि सर ये इसमें क्या क्या वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, तो देखिए इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उससे भी दबा दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और हाँ, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें टर्म 2 में भूगोल में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है सर। तो भूगोल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6। ये 3 चैप्टर बेसिक आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर चैप्टर नंबर ये 3 चैप्टर तो हमें कंप्लीट कर लेना, ये तो बात सही है। चलिए 3 चैप्टर तो हमें कंप्लीट कर लेनी है सर, तो ये ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाला है वो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या बताया था, हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें। हिस्ट्री कंप्लीट 4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। और बात करें आपका पॉलिटी का, तो पॉलिटी में 2 चैप्टर पढ़ना है कि दोनों चैप्टर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें और हैंड रिटेन नोट्स आप भी हमारे जैसा देख देख के खुद बना लें। ठीक है, तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ बोलते चलेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण हुआ है। कहता है मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था, 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब जमीन पर, पृथ्वी पर जिस प्रकार से लोग फैले हैं इसी को तो जनसंख्या का वितरण कहते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो विश्व के कुल जनसंख्या का, ओह किधर जा रहा है, विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग अगर रहते हैं तो एशिया और अफ्रीका महादेश में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका महादेश में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है, औसत के जनसंख्या का मतलब जनता की संख्या कितनी, ये जनसंख्या होगी। अब बात करें औसत का मतलब एवरेज, और घनत्व का मतलब कि एक जो इसका रहता है कि भैया एक पार्टिकुलर एरिया 1 किलोमीटर में लोग, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, इसको कहते हैं घनत्व। आप बात करें कि इसका जो राइट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 382 व्यक्ति रहते हैं, एवरेज निकाला गया। तो कहता है पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं, पृष्ठ की एक इकाई, जमीन की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उसकी जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। घनत्व का मतलब सबसे आपको पता होना चाहिए कि भैया जनसंख्या घनत्व का मतलब कितना घना है, कितना गाढ़ा है। ठीक है, कोई चीज़ कितना गाढ़ा है, कितना सटा हुआ, उसका घनत्व होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो विश्व का औसत घनत्व क्या है, औसत जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 51 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये विश्व की बात बता रहा है। अगर हम बात करें कि विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र कौन है, तो गंगा का मैदान जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर है घनत्व में। जन्म दर मापा जाता है, जन्म दर मापा किससे आता है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के आधार पर हम जन्म दर को मापते हैं। चूँकि जो बच्चा जिंदा रहता है, जीवित रहता है, उसी को गिना जाता है, जो मर जाता है उसको नहीं गिना जाता है। मृत्यु दर को कैसे मापा जाता है, तो मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर हम मृतकों की संख्या को मापते हैं कि हाँ भैया 1000 बच्चे में कितने बच्चे जीवित रहे, कितने बच्चे मर गए। जो मर गए वो हो जाएगा आपका जनसंख्या में मृत्यु दर। जनसंख्या परिवर्तन की प्राकृतिक कारण क्या है, तो जनसंख्या परिवर्तन का 2 मुख्य कारण होता है, जन्म और मृत्यु। मतलब परिवर्तन का मतलब बदलाव, अगर व्यक्ति अधिक जन्मेगा तो जनसंख्या में बदलाव आएगा। मान लो पहले व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में 121 करोड़ में
पूरे भारत में 121 करोड़ जनसंख्या थी। ओ नो, क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, पूरे भारत में 121 करोड़ जनसंख्या थी, और अब मान लीजिए 10 साल के बाद जनगणना हुआ तो मरे कम और जनसंख्या लोग अधिक जन्म लिए। तो जब अधिक जनसंख्या में लोग जन्म लिए और मरे कम, तो मान लीजिए 50 करोड़ लोग जन्म लिए, तो 50 में जोड़ दीजिए, तो जनसंख्या बदला हुआ कि नहीं हुआ। 121 से कहाँ हो गया, 171 हो जाएगा। और इसी के बीच में अगर हम बात करें 121 करोड़ था 2011 के अनुसार से, और 5 साल के बाद 10 करोड़ लोग मर गए और जन्मे 5 करोड़ लोग, तो 5 करोड़ का अंतर हुआ, 5 करोड़ यहाँ घट जाएगा तो 16 बचेगा, है ना, 116 करोड़। तो इस प्रकार से जनसंख्या को प्रभाव करता है, परिवर्तन करता है कौन, जन्म और मृत्यु। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। अगर किसी देश में जो जन्म का दर है, जो जन्म लेने का जो दर हो रहा है, जो बढ़ रहा है, और मृत्यु की दर जो है, बढ़ने की जो दर, मरने का जो दर है, ये दोनों के बीच में घटाएंगे तो प्राकृतिक वृद्धि का दर निकले। मान लीजिए एक साल में 10,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं लेकिन मर रहे हैं 2,000, तो ये दोनों को घटाने पर जो बचेगा वो 8,000 बचेगा। यही तो है प्राकृतिक वृद्धि दर। बात करें क्वेश्चन नंबर का था, आप्रवास कहते हैं जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसको आप्रवास कहते हैं। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है और श्रीलंका चला गया, आप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास किसे कहते हैं, तो जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, मान लीजिए हम भारत छोड़ करके अमेरिका में बस रहे हैं, तो ये हो गया उत्प्रवास। जनसंख्या पिरामिड को कहा जाता है, तो आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड को हम दूसरा नाम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो जनसंख्या पिरामिड बताता है। जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है सर? जनसंख्या पिरामिड बताता है कि एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बताता है जनसंख्या पिरामिड। आयु के आधार पर वो गणना करके बताता है कि इतना से 16 से 20 के एज के लोग कितने हैं, 20 से 25 के बीच कितने हैं। यही तो है जनसंख्या पिरामिड, आयु के आधार पर आयु लिंग पिरामिड को बताता है ना। इस आयु में फीमेल मेल जो भी होगा ये कितने हैं या नहीं हैं, इसी की संख्या को बताने का काम करता है जनसंख्या पिरामिड। क्या काम करता है? जनसंख्या पिरामिड। तो इस प्रकार से आपने देखा जो भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था उस VVI क्वेश्चन को हम आपके सामने में रख दिए। और अगर आप इतना चैप्टर नंबर 6 से अगर इतना पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके से वीडियो को फॉलो करके देख लेते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इससे बाहर क्वेश्चन कुछ बनने वाला नहीं। बुक से जितना सारा सवाल बना हमने बना लिया VVI क्वेश्चन। और भी सवाल बन सकते थे, ऐसा बात नहीं, बट ऐसे जैसे तैसे सवाल बना के कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आप इतना समझ लो कि अगर इतना कर लेते तो इस चैप्टर से जो 1 या 2 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, तो ये 2 या 3 मार्क्स जो भी पूछा जाएगा ये आपके पक्के होने वाले हैं, कटने वाले नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।